तुम जैसी हसीना और वो भी पत्थर की मूरत बनी, मेरे तो भाग ही जाग गए। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, मगर आज जब तक मेरा जी नहीं भरेगा मैं तुम्हारे वजूद से अलग नहीं होने वाला। वो जो अल्फाज उसके कान के करीब कह रहा था और साथ धीरे धीरे अपना हाथ उसके वजूद के नशेबो फराज पर फेर रहा था। न जाने रात का कौन सा पहर था जब जर्निश को लगा जैसे कोई उसके कमरे में दाखिल हुआ है। उसे महसूस हुआ जैसे कमरे का दरवाजा बंद हुआ है। कदमों की चाप उसके पास आई थी और किसी ने उसके ऊपर से लिहाफ उतारा। जर्निश का दिल जोर से धड़का था क्योंकि अब उसके चेहरे पर कोई अपने हाथ की पोस्ट फेर रहा था। उसका जी चाहा कि वो उस खलीज हाथ को अपने चेहरे से दूर कर दे, मगर बेबस थी। फिर उसे लगा जैसे कोई अपने होठों से उसके चेहरे को छू रहा है। खूबसूरत हो तुम लड़की। निहायत धीमी आवाज थी। वो अंदर से कांप गई थी लेकिन जिस्म हरकत से कासिर था। उसे अपने ऊपर बोझ सा महसूस हुआ था। कब से इस मौके की तलाश में था और मिला है पहली बार तुम्हें देखकर। जज्बात बेकाबू हो गए थे मगर अपने वजूद पर एक शख्स का वजन महसूस करके जर्निश को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। अब जर्निश का असल इम्तिहान शुरू हुआ था क्योंकि फिर उसे लगा जैसे उसके साथ नाजेबा किस्म की हरकतें शुरू हो चुकी हैं। उसे कोई बहुत बुरी तरह से नोच रहा था, अपनी शिद्दत में उसके वजूद पर बखेर रहा था, जिसे सहना उसके लिए एक तकलीफ दे अमल था। वो कोमा में थी लेकिन अपने साथ होने वाली ज्यादती को महसूस कर रही थी। अपनी किस्मत पर रो रही थी। अपनी मदद के लिए चाहकर भी किसी को बुला नहीं सकती थी। वो जो कोई भी था धीरे धीरे उसके वजूद से बड़ी फुर्सत से हर एक पर्दा अलग करता जा रहा था। वो बेबसी की मूरत बनी रोए जा रही थी। मुकम्मल तौर पर हर पर्दे से आजाद करने के बाद वो जिन कमीने इरादों से उसके वजूद पर झुका था सब कुछ वो महसूस कर रही थी। अपने अंदर चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि कोई तो मुझे बचा लो, ये दरिंदा नुमा शख्स मुझे बर्बाद कर रहा है। मगर वो चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी। रो रही थी मगर आंसू अंदर कहीं गिर रहे थे। दुआ कर रही थी कि उसका ये जमूद टूट जाए और वो अपना बचाव कर सके, मगर बेबसी से अपनी बेबसी का तमाशा देखती रह गई। 1 घंटा उसकी जिंदगी के साथ घनौना खेल खेलने के बाद वो शख्स कमरे से जा चुका था और वो ये सोच रही थी कि काश वो कोमा के बजाय मर जाती। जाने से पहले उसने इस मासूम लड़की को मुकम्मल लिबास पहनाकर यूं ठीक कर दिया था जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। हॉस्पिटल के इस कमरे में आने वाला और उसे बर्बाद करने वाला उस रात के अंधेरे में उसकी उस बीमारी का फायदा उठाकर जा चुका था और वो अपने अंदर इस बात का मातम मना रही थी क्योंकि हेलो मिस जर्निश, हाउ आर यू? मैं आपका डॉक्टर इबाद। वही मानूस आवाज जिसे वो पिछले कई दिनों से सुन रही थी। सुबह उसे इस आवाज से नफरत महसूस हो रही थी। इस कमरे में इस डॉक्टर के अलावा उसे कभी कोई और मर्दाना आवाज सुनाई नहीं देती। या तो 2 नर्स की आवाजें सुनाई देती थी या फिर इस डॉक्टर की जिसका नाम डॉक्टर इबाद था, जो उसकी बहुत तारीफ करता था कि आप जैसी खूबसूरत लड़की कैसे इतने दिन कोमा में रह सकती है। मैं जानता हूँ आप मुझे सुन सकती हैं और मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ सुन रही हैं, महसूस भी कर सकती हैं। आप अगर जरा सी कोशिश करें तो उठ भी सकती हैं। मिस जर्निश, आप बिना ऑक्सीजन मास्क के सांस ले रही हैं और ये इस बात की अलामत है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। वो रोज उसे इस बात पर उकसाता था कि वो उठकर बैठ जाए और जिस रात जर्निश के साथ ये हादसा पेश आया था उसी डॉक्टर ने उसे कहा था कि देखें, मैं पिछले 8 दिन से शराफत दिखा रहा हूँ। अगर आपने जागने की कोशिश नहीं की तो मुझे आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आप समझ रही हैं ना? जब एक मेरे जैसा शरीर डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ जबरदस्ती करता है तो उस पेशेंट पर क्या गुजरती है, खासकर जब पेशेंट आप जैसी खूबसूरत और हसीन हो। डॉक्टर इबाद के अल्फाज जर्निश के कानों में टकरा रहे थे। जब डॉक्टर कहने लगा, अच्छा लगता है, आपको छोटा सा सैंपल देना ही पड़ेगा। ये कहते हुए डॉक्टर इबाद ने अपना हाथ उसके बाजू पर रखा था और अगले ही पल एक चुटकी काट दी थी। वो चुटकी इतनी सख्त थी कि जर्निश को दर्द महसूस हुआ था। वो चीखना चाहती थी मगर उसके हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। डॉक्टर इबाद उसके बाजू को सहलाने लगा था। कहने लगा, इससे भी ज्यादा दर्द होगा मैं आपको, और वो भी ऐसी ऐसी जगह कि आप उठकर भागने पर मजबूर हो जाएंगी। ये पहली बार था जब जर्निश को डॉक्टर इबाद के अल्फाज कुछ अजीब से लगे थे। वो गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। जर्निश ये नहीं जानती थी कि वो डॉक्टर उसके साथ ये सब कुछ कर गुजरेगा। इबाद की आवाज सुनकर जर्निश की हार्ट बीट तेज हुई थी।
اس کا جی چاہا اٹھ کر اس ڈاکٹر کا منہ نوچ کے رکھ دے جس نے اس کی بے بسی کے ساتھ ایسا گھنانا کھیل کھیلا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی نرس کی آواز آئی تھی، ڈاکٹر عباد، اس لڑکی کے ہاتھ میں حرکت ہوئی ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر عباد نے فوراً سے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا جو لرز رہا تھا۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھائی تھی۔ وہ کہنے لگا، ویری گڈ، لگتا ہے کل کی بات ان پر اثر کر گئی۔ پھر وہ زرنش کے قریب آیا اور کہنے لگا، آج رات اپنا بچاؤ کر سکتی ہو تو کر لینا، کیونکہ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ سن کر زرنش کو گزشتہ رات یاد آئی تھی۔ ڈاکٹر عباد ایک بار پھر اس کے کان کے قریب جھک کر کہنے لگا، آج جو ڈوز میں تمہیں دوں گا نا، اس کے بعد تو اچھے اچھے ہوش میں آ جاتے ہیں۔ پھر تم کس کھیت کی مولی ہو، بڑے بڑے لوگوں کو میں نے ٹھیک کیا ہے، تمہیں بھی میں اپنے طریقے سے سیدھا کروں گا۔ ویسے بھی مجھے تم جیسی حسین لڑکیوں کا علاج کرنا بہت پسند ہے۔ اسے عباد نامی غائبانہ ڈاکٹر سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی باتیں کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح زرنش کے کانوں میں پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے ہلنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر عباد خوش ہوا تھا، مگر زرنش کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ نرس، آپ انہیں انجیکشن لگا دیں، مجھے امید ہے یہ لڑکی جلد کوما سے باہر آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ رات کو پھر سے اس کے پورے وجود پر ہاتھوں کی گستاخیاں شروع ہو چکی تھی، اور اس بار زرنش اپنی پوری قوت لگا رہی تھی تاکہ پھر سے اسے ہوس کا نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ مگر وہ تو بڑی فرصت سے ایک بار پھر بے باکی دکھا رہا تھا، جیسے اسے نہ ہی کسی کے آنے کا ڈر ہو اور نہ ہی کوئی خوف ہو۔ شاید یہ رات کا ہی کوئی پہر تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کے وجود سے ایک ایک پردہ الگ کر چکا تھا اور اپنے ہاتھ اس کے نشیب و فراز پر پھیر رہا تھا، ساتھ ساتھ ایسے گستاخ الفاظ کہہ رہا تھا جنہیں وہ دوا کے زیر اثر سن تو رہی تھی، سمجھ بھی رہی تھی، مگر اس کا جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ آنکھوں سے گرما گرم آنسو تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ وہ شخص ایک بار پھر اس کی عزت پامال کرنا چاہتا تھا۔ ایک بار تو وہ اس کی عصمت دری کر چکا تھا، شاید دوسری بار بھی وہ کرنا چاہتا تھا۔ پوری قوت استعمال کرتے ہوئے زرنش نے اپنے آپ کو اس جمود سے آزاد کروانا چاہا۔ کمرے میں گھپ اندھیرے میں وہ شخص اس کے وجود کو نوچ رہا تھا، جب اچانک سے اس نے بری طرح سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ چھوڑو مجھے کمینے، بمشکل زرنش کے حلق سے آواز نکلی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر چلا گیا، لیکن زرنش کا جمود ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، حالانکہ اسے بولنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کی آواز پر نرس اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اسے ہوش میں دیکھ کر خوش ہو گئی تھی، لیکن اس کی بکھری حالت دیکھ کر نرس کی رنگت اڑی تھی۔ فوراً سے اسے دوبارہ سے گاؤن پہنایا اور اس پر چادر ڈال دی۔ ڈاکٹر عباد تک خبر پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، زرنش کو ہوش میں دیکھ کر کہنے لگا، آپ نے تو ہمیں سرپرائز کر دیا، مگر وہ اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اٹک اٹک کر کہنے لگی، اس نے مجھے برباد کر دیا، اسے میرے ساتھ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نرس ڈاکٹر عباد کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر عباد نافہمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرایا تھا، کہنے لگا، آپ کا دماغ تو درست ہے، میں کیوں ایسا کرنے لگا؟ نرس کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، میرے گھر والوں کو بلا دو۔ بہت اٹک اٹک کر دھیرے دھیرے بات کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں اس کے گھر والے آ چکے تھے۔ اسے دیکھ کر خوش ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی زرنش کی بات سنی سب کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، اس ڈاکٹر نے میری زندگی برباد کر دی، اس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ سننا تھا کہ زرنش کے بڑے بھائی نے ڈاکٹر عباد کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے کیا کیا ہے میری بہن کے ساتھ، بولو، وجاہت نے گررا کر کہا۔ وہ کہنے لگا، میرا گریبان چھوڑیں، یہ کیا بدتمیزی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا اس لڑکی کے ساتھ، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن زرنش کہنے لگی، بے شک آپ میرا میڈیکل چیک اپ کروا لیں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں سب کچھ محسوس کر سکتی ہوں، اور یہ ڈاکٹر کل دوپہر کو بھی مجھے دھمکیاں دے رہا تھا، اور آج بھی اس نے مجھے دھمکی دی، اور رات کو یہ میرے پاس آیا تھا، تبھی میں پوری قوت سے جاگ اٹھی۔ اگر آج بھی میں جاگتی نہ تو یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر جاتا۔ یہ سن کر سبھی پریشان ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر بھی آ گئی تھی۔ جب اس نے زرنش کا چیک اپ کیا تو کہنے لگی، اس لڑکی کے ساتھ واقعی کسی نے زیادتی کی ہے۔ ڈاکٹر عباد تو بری طرح سے گھبرا گیا تھا، کہنے لگا، نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ زرنش کی والدہ رونے لگی، وہ بھی روئی جا رہی تھی۔ اس کا بڑا بھائی تو یوں تھا کہ ڈاکٹر عباد کا گلا گھونٹ دے گا، اسے جان سے مار ڈالے گا۔ کہنے لگا، تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کے گریبان کو اس طرح سے جھنجھوڑ چکا تھا کہ ڈاکٹر کی شرٹ کے بٹن تک ٹوٹ گئے تھے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں تھا، اور زرنش بار بار کہہ رہی تھی کہ اس نے مجھے برباد کیا ہے، لیکن عباد کہہ رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی کو کچھ نہیں کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کی والدہ کہنے لگی، جب میری بچی یہاں پر کوما میں تھی تب وہ کنواری تھی،
किसी ने तो उसके साथ जुल्म किया है और आपके हॉस्पिटल में हुआ है। बहरहाल सीसीटीवी कैमरा देखा गया, कमरे के अंदर का कैमरा ऑन किया गया तो कमरे में घुप अंधेरा था। बस इतना पता चला था कि कोई उसके कमरे में आया था और उसके ऊपर भी लेटा था, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इस शख्स का चेहरा आया नहीं था और इससे पहले डॉक्टर इबाद ही आखिरी दफा उसके कमरे में आया था। उसका चेकअप किया गया था और उसके रुखसार थपथपाकर यही कहने लगे थे कि जल्दी से होश में आ जाओ लड़की, वरना मैं तुम्हारे साथ ज्यादती करूंगा, फिर ही तुम्हें होश आएगा। कमरे की लाइट उन्होंने ही बंद की थी और फिर वो चले गए। जिस तरह कोमा पेशेंट के कमरे बने हुए थे, ज्यादातर लोगों का आना जाना वहां नहीं था, इसीलिए रात में कॉरिडोर की लाइट भी बंद हो चुकी थी। जिसने भी ये सब किया था प्री प्लान किया था। जर्निश के कमरे में आने से पहले कॉरिडोर की लाइट बंद हुई थी ताकि उसे कोई पहचान न सके। कमरे के बाहर रखी कुर्सी पर व्हाइट कोट उतार कर रखा गया था और फिर ही जाने वाला अंदर गया था। जिस तरह की धमकियां डॉक्टर इबाद ने उसे दी थी, नर्सें भी इस बात की गवाह थी और वो रो देने को था। वो बार बार यही कह रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वजाहत ने उसके मुंह पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। डॉक्टर इबाद का चश्मा जमीन पर गिर के टूटा था। सब लोग उसी पर उंगलियां उठा रहे थे। वो तो बार बार कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बोलने का मौका तो दो। मैं नहीं जानता इसके साथ किसने किया है, लेकिन वजाहत के चंद दोस्त और चचा भी वहां पर आ गए। बहुत तमाशा लग चुका था। पुलिस को भी बुलवा लिया गया। वो उस कदर घबरा गया था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। बहरहाल जर्निश के चचा ने कहा कि जो कुछ इसने हमारी बच्ची के साथ किया है, हम इस पर केस भी कर दें तो हमारी बेटी की इज्जत वापस नहीं आएगी और हो सकता है कि इस डॉक्टर को ज्यादा सजा ना हो, ये फिर से रिहा हो जाएगा। चंद साल इसको सजा मिलेगी, इसीलिए जब इज्जत का खिलवाड़ इसने किया है तो निकाह भी यही करेगा। ये सुनकर ये बात कहने लगा, ये लड़की झूठी है, ये कोमा पेशेंट थी, ये कैसे कह सकती है कि मैंने इसके साथ ज्यादती की है? कैमरे की फुटेज में चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। आप लोग कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं? मैं सच कह रहा हूं, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। इबाद के कुछ दोस्त और इबाद की वालिदा तक हॉस्पिटल पहुंच गई थी। जिस तरह की सिचुएशन थी, उन्हें भी अपने बेटे पर शक होने लगा था और वो कहने लगी, ये बात मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो कहने लगा, अम्मी आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है? वो कहने लगी, जो कुछ मैंने देखा मैं किसी पर भरोसे करूं? मैं नहीं जानती कि तुम्हें इस लड़की से निकाह करना ही पड़ेगा। लेकिन जर्निश कहने लगी, मुझे नहीं करना इस शख्स से निकाह, मुझे इससे नफरत है। वो रोए जा रही थी। उसकी वालिदा कहने लगी, जितनी बदनामी हो चुकी है तुम्हें कौन अपनाएगा? वो कहने लगी, ना अपनाए कोई, लेकिन मैं ऐसे शख्स के साथ एक लम्हा नहीं रह सकती। डॉक्टर इबाद कहने लगा, मुझे भी इससे शादी नहीं करनी, आप लोग मुझे सजा दिलवा दें, मैं अपने आप को बेकसूर भी साबित कर लूंगा। ये सुनकर वजाहत को और गुस्सा आया। कहने लगा, तो पैसे के जोर पर अपने आप को बचा नहीं सकता, मेरी बहन से निकाह करो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बहरहाल समझा बुझाकर जर्निश को भी उसकी वालिदा ने इस बात पर आमादा किया कि तुम्हारी बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है, कोई तुम्हें नहीं अपनाएगा। गलत उसने किया है तो इज्जत भी उसी डॉक्टर को देनी चाहिए। और डॉक्टर इबाद की वालिदा ने भी यही कहा कि तुम जज्बात में आकर गलती तो कर बैठे हो, बेहतर है कि इस लड़की को अपना लो वरना मैं तुम्हें दूध भी नहीं बख्शूंगी। डॉक्टर इबाद की यह हालत थी कि जी चाह रहा था जमीन फटे और वो दफन हो जाए। बहरहाल मौलाना साहब को भी बुला लिया गया और वहीं उसका और जर्निश का निकाह हो चुका था, एक ऐसी लड़की से जिसे 8 दिन पहले वो जानता तक नहीं था। इसके अलावा सिर्फ एक पेशेंट थी जो कार एक्सीडेंट के केस में हॉस्पिटल लाई गई थी, लेकिन गाड़ी एक्सीडेंट के दौरान पलटा खा चुकी थी। चोट लड़की के सर पर लगी और तब से वो कोमा में थी। बज़ाहिर तो चोटों का इलाज हो चुका था, लेकिन उसे होश नहीं आ रही थी। डॉक्टर इबाद ने जब इस लड़की को देखा तो समझ चुका था कि दिमाग पर चोट लगने से ऐसा हुआ है। वो उसको सुन सकती है, महसूस भी कर सकती है, बस अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करेगी तो होश में आ जाएगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो लड़की उसके लिए एक बहुत बड़ी बदनामी और आजमाइश बन जाएगी। निकाह होने के बाद इबाद सोफे पर बिल्कुल बेजान बैठा था और वो अपने फोल्डिंग पैड पर जैसे उसे नीचे उतारने की कोशिश की थी तो पता चला कि अभी तक उसके पांव काम नहीं कर रहे। वो अपने हाथ हिला पा रही थी, बात कर रही थी, उठकर बैठ भी गई थी, लेकिन नीचे का हिस्सा अभी भी बेजान सा था। उसे व्हील चेयर पर बिठाया गया। वो बजिद थी कि वापस अपने घर जाएगी, अपनी माँ के पास। इबाद इस वक्त इतने गुस्से में था कि जिसकी कोई हद नहीं। वो लड़की जबरदस्ती उसके गले पड़ी थी। इस वक्त उसके होंठों के किनारे से खून बह रहा था क्योंकि वजाहत ने उसके चेहरे पर मुक्के बरसाए थे। आंख के करीब नील का निशान था। बड़े गुस्से से कहने लगा, नहीं, ये मेरे साथ जाएगी। जब मैंने इसे बर्बाद किया है तो रखूंगा भी मैं ही अपने पास। जर्निश ने बड़ी नफरत से उसे देखा था, जो निकाह होते ही अपना जुर्म कबूल कर चुका था। जर्निश ने रोते हुए उसकी तरफ देखने लगी।
پھر کہنے لگی مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ میرے ساتھ غلط کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی ہو. تم جیسے ڈاکٹر نہیں بلکہ حیوان ہوتے ہیں. اس کے جو منہ میں آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی اور یہ بات غصے سے گھوٹ کر اسے دیکھ رہا تھا. وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کی ویل چیئر پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا. آنکھیں سرخ تھیں. اس کی والدہ بھی اس کے پیچھے پیچھے زرنش کے گھر والوں سے معذرت کرتے ہوئے باہر آئی تھی. عباد کو تکلیف اس بات کی تھی کہ اس کی ماں نے بھی اس پر بھروسہ نہیں کیا تھا. کیا وہ انہیں ایسا لگتا تھا؟ اتنے کمزور کردار کا مالک تھا، انہیں اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں تھا. بہرحال باہر آتے ہی اس نے اپنی گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی زرنش کو گود میں اٹھانے لگا تو اس نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا. وہ رو رہی تھی، نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی. دیکھ تو عباد بھی اسے غصے اور نفرت سے ہی رہا تھا جو اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک چکی تھی، لیکن اس بار عباد نے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھا اور زبردستی اسے اپنی گود میں بھر کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھا چکا تھا. اس کی والدہ بھی پیچھے ہی بیٹھ گئی. ویل چیئر اس نے چوکیدار سے کہہ کر بند کروائی اور اپنی ڈگی میں رکھوا لی. گاڑی اس نے بڑی رف چلائی تھی. اس کی والدہ بھی چپ تھی کیونکہ ویڈیو فوٹیج میں جس طرح سے کوٹ اتار کر باہر رکھا وہ شخص اندر گیا تھا. انہیں لگا تو شاید عباد ہی ہے. جس طرح کی وہ باتیں کرتا تھا اس کی والدہ کو لگا شاید خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر وہ بہک گیا تھا، کیونکہ جب بھی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا تھا تو اپنی ماں کو اشارے کرتا تھا، امی دیکھیں نا کتنی خوبصورت ہے، کہیں تو وہ آپ کی بہو بنا دو. اس کی والدہ اسی کمر پر ٹھپکی لگاتی تھی. وہ سمجھتی تھی مذاق کر رہا ہے. شرم نہیں آتی دوسروں کی بہن بیٹیوں کو دیکھتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا لو، انسان دوسروں کی ہی بہن بیٹیاں دیکھتا ہے، نہ میری تو کوئی بہن نہیں اور اپنی بہن بیٹی کو کوئی نظروں سے تھوڑی دیکھتا ہے. جب تک میں دوسروں کی بہن اور بیٹیاں نہیں دیکھوں گا تو آپ کی بہو کیسے چنوں گا؟ اور خوبصورت لڑکیوں کو تو دیکھ کر میرا دل مچلنے لگتا ہے، نظر خود بخود ہی اٹھنے لگتی ہے. سمجھا کرے نا امی. کبھی آنکھ ونک کر کے وہ اپنی والدہ کو تنگ کرتا تھا. کہنے لگی دیکھ لینا تمہارے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈوں گی جو ذرا بھی خوبصورت نہ ہو. اس کی والدہ نے بھی مذاق کیا تھا. امی میں اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کروں گا. اگر آپ نے ایسی کسی لڑکی کو میرے لیے چنا تو میں کسی بھی لڑکی سے زبردستی نکاح کر کے اسے گھر لے آؤں گا جو خوبصورت ہوگی. پھر مجھ سے شکایت مت کریے گا. یہ سن کر اس کی والدہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا. یہ بات دیکھو، مذاق میں بھی یہ بات مجھے پسند نہیں ہے. امی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا. اسی لیے میرے لیے خوبصورت لڑکی کا انتخاب کریے گا، ورنہ میں سچ مچ کسی خوبصورت لڑکی سے خود ہی نکاح کر کے آ جاؤں گا. مشرا بیگم کے دماغ میں بیٹے کی باتیں گونج رہی تھی. انہوں نے اپنی بھانجی کو پسند کیا تھا لیکن یہ بات اس کے لیے صاف انکار کر چکا تھا کیونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی. شاید اسی لیے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر بشرا بیگم کو بیٹے پر غصہ آیا تھا. کچھ نفرت کا احساس بھی ہوا تھا. برابر میں بیٹھی 19 سالہ لڑکی پر ترس بھی آیا تھا جو ان کے بیٹے سے 10 سال چھوٹی تھی. یہ بات کا گھر ایک اچھے اور پوش علاقے میں تھا لیکن زیادہ بڑا نہیں تھا. بس ایک کار پارکنگ کی جگہ تھی اور گراؤنڈ فلور پر صرف ایک کمرہ تھا. باورچی خانہ تھا اور ایک ڈرائنگ روم تھا اور نیچے بنے ہوئے کمرے میں اس کی والدہ رہتی تھی. عباد کا کمرہ اوپر تھا اور ایک اور کمرہ بھی اوپر موجود تھا جو گیسٹ روم کے طور پر رکھا گیا تھا. بہت بڑی گیلری تھی جو عباد کے کمرے میں تھی. جیسے ہی گاڑی ان کے گھر کے اندر پارک کی تو اس کی والدہ کہنے لگی اس لڑکی کو میرے کمرے میں لے کر جانا. عباد کے ماتھے پر پھر سے بل پڑے تھے. کیوں امی؟ آپ کے کمرے میں کیوں لے کر جاؤں؟ میں نے گناہ کیا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ کو لگتا ہے میں قصوروار ہوں؟ زبردستی آپ کے کہنے پر، آپ کے مجبور کرنے پر میں نے اس سے نکاح کیا تو یہ میرے کمرے میں جائے گی. زرنش کہنے کی نہیں، مجھے اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی یہ بات غصے سے دھاڑا تھا. او یو شٹ اپ! خبردار جو تم نے کچھ بھی بکواس کی، ایک لفظ بھی بولی نا تو جان نکال لوں گا تمہاری. کب سے وہ اپنے غصے پر ضبط کیے ہوئے تھا لیکن اب جیسے پھٹ پڑا تھا. یہ بات کی بات سن کر زرنش تو خوف سے اندر تک کانپ گئی تھی اور فوراً سے چپ ہو گئی. یہ بات کہنے لگا تم کیا سمجھتی ہو مجھ پر حکمرانی جتاؤ گی؟ خدا تو تم جیسے وکھرے قسم کے مریضوں سے بھی بچائے. میں یہاں دن رات ایک کر رہا تھا تمہارا علاج کرنے کے لیے، تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے، اور تم مجھ پر ہی الزام لگا کر میرے ہی گلے پڑ گئی. خود کو سمجھتی کیا ہو تم؟ ہاں، تمہاری وجہ سے میرے گھر والے مجھ پر شک کر رہے ہیں. میں سر اٹھا کر اپنے خاندان کی کسی محفل میں نہیں جا پاؤں گا. پہلے تم نے مجھ سے نکاح کے لیے حامی بھرے اور اب جو نکاح کر کے لایا ہوں تو بلا وجہ کے ڈرامے دکھا رہی ہوں. اگر باقیوں کو شرم نہیں ہے میرے کردار کشی کر رہے ہیں تو ہاں مجھے بھی شرم نہیں ہے جب میں تمہاری بے ہوشی میں تمہارا فائدہ اٹھا کر تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتا ہوں اور بقول تمہارے 2 بار کر سکتا ہوں. تو پھر اب تو تمہارے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہو گئے ہیں، تھوڑے بہت ہلنے چلنے بھی لگی. کیا پتا میرے قریب آنے سے
तुम्हारी बाकी का जो जिस्म बे हरकत है वो भी काम करने लग जाए। शर्म के मारे जरनिश का चेहरा लाल सुर्ख हो चुका था। जब उसकी वालदा ने आगे बढ़कर गुस्से से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था, मगर थप्पड़ नहीं मारा था। इबाद की वालदा अलबत्ता बोल उठी थी, बात देखो, जो कुछ तुमने किया तुम्हें अभी तक उसका एहसास नहीं है। तुमने लड़की की उम्र देखी है? मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं उसे तुम्हारे कमरे में रहने दूं। ये बात सुनकर वो अंदर तक सुलग उठा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। पिछली नशिस्त का दरवाजा खोला, जरनिश को गोद में लिया, फिर दरवाजा अपने पांव से बड़ी जोर से बंद करके उसे लिए अंदर दाखिल हो गया। छोटा सा लाउंज था और वहीं से सीढ़ियां ऊपर जाती थी। वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू हो चुका था। उसकी वालदा उसे पुकारती रह गई, लेकिन वो रुका नहीं। जरनिश अपने हाथों से उसके कांधे पर मुक्के मार रही थी। छोड़े, मुझे नहीं जाना, मुझे आपके कमरे में, प्लीज कोई मुझे बचाए। लेकिन इबाद ऊपर की सीढ़ियां चढ़ चुका था। उसकी वालदा को वैसे भी घुटनों की तकलीफ का मसला था, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी। वो उसे आवाजें दे रही थी कि इबाद तुम गलत कर रहे हो, लेकिन वो रुका नहीं। अपने कमरे का दरवाजा पांव से उसने खोला था, क्योंकि लॉक नहीं था। जैसे ही उसने पैर मारा, दरवाजा खुल गया। बेड पर लाकर उसने जरनिश को जोर से फेंका था, फिर दरवाजा बंद किया। वो बेचारी खौफजदा हो गई थी। फौरन से बैठकर हाथों की मदद से पीछे खिसकने लगी। पांव बेजान थे और उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि अगर उठ के खड़ी हो सकती तो अपना बचाव करते हुए कमरे से जरूर निकल जाती। दरवाजे की कुंडी लगाकर जब इबाद उसके करीब आया तो वो बुरी तरह से घबराई थी। बंद आंखों से कैसे देख लिया तुमने कि तुम्हें मैंने बर्बाद किया था? तुम लोगों ने कैसे मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया? वो धीमे लहजे में लेकिन बड़ी सख्ती से पूछ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो डर रही थी। जब उसने जरनिश को खामोश देखा तो चिल्लाया था, बताओ मुझे, तुम्हें शर्म नहीं आई मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए? मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए धमका रहा था क्योंकि मैं जानता था कि तुम मेरी आवाज सुन रही हो। तुम कोमा की किस कंडीशन में हो, जिस कंडीशन में तुम थी, तुम मेरी धमकियों से उठ बैठती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। तुमने इतना वावेला मचाया कि मेरी किसी ने बात तक नहीं सुनी। लेकिन फिर भी मैं मेडिकल टेस्ट करवाऊंगा और तुम पर यह साबित करूंगा कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो मैंने नहीं किया, और इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में जहन्नुम बनाकर रख दूंगा। तुमने मुझे बदनाम करके रख दिया। मैं हॉस्पिटल में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। नौकरी छूट गई, कोई हॉस्पिटल मुझे काम करने के लिए नहीं रखेगा। तुम्हें अंदाजा है तुमने मेरे साथ क्या किया? वो चिल्लाया था। जरनिश ने खौफ से आंखें बंद की। टप टप आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहने लगा, मेरा जी चाह रहा है कि मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें जान से मार डालूं। अच्छा होता तुम होश में ही ना आती। अगर मुझे पता होता कि तुम होश में आकर मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दोगी तो मैं तुम्हें जहर का टीका लगा देता। अभी वो उससे बात कर ही रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इबाद मुबादा, दरवाजा खोलो। बुशरा बेगम बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची थी। जानती थी अव्वल तो इबाद गुस्सा बहुत कम करता है, लेकिन जब करता है तो पागल हो जाता है। इबाद ने जैसे अपनी मुट्ठियां भींचकर अपने आप को कंट्रोल किया। इस वक्त उसका चेहरा जरनिश के चेहरे के करीब था और वो आंखें बंद किए कांप रही थी। वो पीछे हट गया और जाकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। उसकी वालदा बुरी तरह से हाँप रही थी। क्या किया तुमने बच्ची के साथ? बुशरा बेगम फौरन से जरनिश के पास आई थी। वो रो रही थी, कहने लगा, कुछ नहीं किया मैंने अम्मी, मुझे आप पर अफसोस है। आपको मैं ऐसा लगता हूं कि एक लड़की की इज्जत को बर्बाद कर दूंगा? मुझे दूसरों का अफसोस नहीं, मुझे आप पर अफसोस है कि आपको अपने खून पर शक था या फिर अपनी तरबियत पर भरोसा नहीं था। इबाद की आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे। बुशरा बेगम नजरें चुरा गईं जिस वक्त सिचुएशन थी वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब लग रहा था जैसे बेटे के साथ ज्यादती कर गई हैं। वो सोफे पर बैठ चुका था। दोनों हाथों से अपने बाल उसने पकड़ लिए। गुस्सा इस कदर था कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। जितनी तजलील उसकी हो चुकी थी वो तो सोच भी नहीं सकता था। एक गहरी सांस लेकर कहने लगा, मैं कल ही इस लड़की का और अपना मेडिकल टेस्ट करवाऊंगा और इस रिपोर्ट से साबित हो जाएगा कि मैंने इस लड़की के साथ कुछ नहीं किया। अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ है तो करने वाला कोई और है। मेरे बेगुनाह साबित होते ही ये लड़की सबके सामने अपने मुंह से कहेगी कि मैं बेकसूर हूं और इसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। इसके बाद मैं इसे तलाक दे दूंगा। मैंने सिर्फ आपके मजबूर करने पर यह निकाह किया, वरना मैं मर जाता, इस लड़की से निकाह नहीं करता। उसकी वालदा इबाद की बात सुनकर हक्का बक्का उसे देख रही थी। उसकी वालदा कहने लगी, इसका भाई तुम पर केस कर देता
तुम्हें जेल भेज रहा था। ये बात कहने लगा, तो भेज देता, मैं अपने आप को बेकसूर साबित कर सकता था क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। मेरी एक टेस्ट रिपोर्ट मुझे बेकसूर साबित कर देती और मैं बाइज्जत जेल से बाहर रिहा हो जाता। लेकिन आपने ये जो निकाह का बोझ मेरे सर पर डाला है ना, ये आपने अच्छा नहीं किया। ये कहकर वो उठकर कमरे से बाहर जा चुका था और दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर चुका था। जर्निश का जैसे रुका हुआ सांस बहाल हुआ था। बुशरा बेगम उसके बराबर में ही अपने घुटने पकड़कर बैठ गई। कभी जर्निश को देखने लगी जो वाकई बेकसूर थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके साथ किसने क्या किया। उसका इलाज ये बात ही तो कर रहा था और जिस तरह से नर्स ने ये बताया था वो तो उसे दबी दबी धमकियां देता था, तो यकीनन उस लड़की का शक ए बात पर ही जाता। सारी बातें सुनकर तो माँ होते हुए भी बुशरा बेगम ने भी बेटे पर शक किया था, लेकिन अब उन्हें अपना बेटा भी बेकसूर ही लग रहा था। जर्निश को उन्होंने अपने साथ लगाकर चुप करवाया। कहने लगी, चुप हो जाओ, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ किसने ये सब किया, लेकिन बेटा जुल्म तुम्हारे साथ हुआ है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। बड़ी मुश्किल से जर्निश लेट कर सोई थी और बुशरा बेगम भी नीचे नहीं गई थी, बल्कि उसके बराबर में ही लेट कर सो चुकी थी। लेकिन सुबह जर्निश को लगा जैसे कोई उसे झंझोड़ रहा है। उसने आंखें खोली तो ये बात उसके सर पर खड़ा था। कहने लगा, चलो उठकर बैठो, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसकी आवाज सुनकर बुशरा बेगम भी उठकर बैठ गई थी। कहने लगी, क्या हो गया तुम्हें? सुबह सुबह कहाँ बच्ची को लेकर जा रहे हो? कहने लगा, पूरी रात में सोया नहीं। मुझे अपने आप को बेकसूर साबित करना है। मेरा करियर, मेरा मुस्तकबिल, इस लड़की ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। कहने लगी, तुम छोड़ो अभी से। लेकिन ये बात ने कुछ नहीं सुना। उसे गोद में भरकर नीचे गाड़ी में ले जाकर बिठा दिया और उसे एक दूसरे हॉस्पिटल लेकर गया। अपना उसका टेस्ट भी करवाया और अर्जेंट रिपोर्ट के लिए कहा, लेकिन फिर भी 2 दिन का टाइम दिया गया था। वो वापस उसे घर लेकर आ गया। नीचे बुशरा बेगम के कमरे में ही उसे जाकर लिटा दिया। दोपहर को जर्निश के घर वाले आए थे और उसकी वालदा रोए जा रही थी। वो माँ को देखकर जर्निश अपने दोनों हाथ फैलाए थे। उसकी माँ जर्निश के गले लग गई। बुशरा बेगम कहने की, देखें, आपकी बेटी के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन करने वाला मेरा बेटा नहीं। वो टेस्ट रिपोर्ट करवा रहा है, मुझे यकीन है कि बेकसूर साबित भी हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे? ये कहते हुए बुशरा बेगम रोने लगी। ये बात इस वक्त घर पर नहीं था, अपनी टेस्ट रिपोर्ट ही लेने गया था। वजाहत कहने लगा, देखें, झूठी रिपोर्टें बनाना आपके बेटे के लिए मुश्किल नहीं। बुशरा कहने की, हर बात का कसूरवार मेरे बेटे को मत ठहराएं। आप लोग टेस्ट करवा सकते हैं, जरूरी तो नहीं कि जो कुछ आपकी बहन के साथ हुआ वो करने वाला मेरा बेटा ही था। वजाहत कहने लगा, नर्सिंग के बयान और वीडियो फुटेज के बाद भी आप ये बात कह रही हैं? वो कहने लगी कि बेटा, ठंडे दिमाग से सोचो कि वीडियो में किसी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा, कोई और भी तो हो सकता है ना। इस पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ एक मेरा बेटा डॉक्टर तो नहीं था जो आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। वहां पर तो और भी डॉक्टर्स थे। मेरा बेटा कोई आज तो डॉक्टर नहीं बना, वो तो पिछले कई सालों से अपनी ड्यूटी वहां पर सरअंजाम दे रहा है। आज से पहले तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी। उसी वक्त बात भी वहां पहुंच गया था। घर में दाखिल होते ही जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा तो वजाहत को देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। रिपोर्ट उसने वजाहत के हाथ में पकड़ाई थी। कहने लगा, देख लो, इस रिपोर्ट में सारी सच्चाई लिखी है। मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ नहीं किया, इसीलिए चलो शाबाश, उठाओ अपनी बहन को और ले जाओ इसे यहाँ से। इसे तलाक मैं लफ्जी तौर पर भी दे दूंगा और कागजी तौर पर भी। वजाहत ने वो रिपोर्ट देखी, फिर कहने लगा, एक डॉक्टर होते हुए तुम्हारे लिए ऐसी रिपोर्ट्स तैयार करना कोई मुश्किल बात तो नहीं। वो कहने लगा, तो जाओ, तुम जाकर टेस्ट करवा लो, तुम्हारी जहां तसल्ली होती है वहां ले जाओ इसे। वजाहत नजर चुरा गया था। अलबत्ता आमना बेगम बुशरा बेगम के पास आई और कहने की, ज्यादती मेरी बच्ची के साथ हुई है। अगर आपके बेटे ने नहीं भी की, लेकिन उस वक्त यही मुजरिम साबित हुआ था। लेकिन मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद मत करें। पहले ही बदनामी का धब्बा इसके दामन पर लग चुका है, अब तलाक का धब्बा मत लगाएं। आमना बेगम बुशरा बेगम के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कह रही थी। जर्निश तो खुद परेशान हो गई थी। अगर ये नहीं था तो फिर कौन था, क्योंकि उसने अपने कमरे में डॉक्टर इबाद के अलावा किसी मर्द की आवाज नहीं सुनी थी। बहरहाल जब बड़ों ने मुदाखलत की तो वजाहत और इबाद दोनों ही ठंडे पड़ चुके थे। वजाहत जाकर बाहर गाड़ी में बैठ चुका था और इबाद भी गुस्से से उसे घूर कर देखता अपनी गाड़ी चलाकर कहीं जा चुका था। आमना और बुशरा बेगम ने एक दूसरे से बातचीत की थी। आमना बेगम तो हाथ जोड़ चुकी थी, जबकि बुशरा बेगम उनके हाथ पकड़कर कहने लगी, फिक्र मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी बच्ची के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। मेरा ये बात बुरा नहीं है, मैं जानती हूँ
गुस्से का तेज है। जाहिरी सी बात है, जब बैठे बिठाए किरदार पर इल्ज़ाम लग जाए तो थोड़ा बहुत रद्द-ए-अमल तो होता ही है। बस मेरी ये दुआ है कि जरनिश बेटी के साथ जिसने भी गलत किया है वो असल गुनहगार पकड़ा जा सके। अपनी बेटी से मिलने के बाद आमना वहां से जा चुकी थी और जरनिश चुपचाप सर झुकाए वहीं उस कमरे में बैठी रह गई। वो असल गुनहगार पकड़ा जा सके। बार बार बुशरा बेगम अपने बेटे को कॉल्स कर रही थी। रात के 11 बज चुके थे मगर वो अभी तक घर नहीं आया था। कितने ही घंटों तक फजूल में गाड़ी इधर उधर दौड़ाने के बाद जब वो घर लौटा था तो आंखों में नींद थी, आंखें सुर्ख हो रही थी, जैसे वो बेतहाशा रोता रहा। सामने ही उसकी माँ सोफे पर बैठी बैठी सो रही थी। आज तक उसने अपनी माँ को कभी इतना परेशान होने ही नहीं दिया था। हर वक्त बच्चों की तरह अपनी माँ को तंग करता रहता, लाड करता रहता था और उन्हें खुश रखता था। आज पहली बार उसकी वजह से उसकी माँ परेशान थी और इसकी वजह वो जरनिश थी। वो नहीं उस सोफे पर बैठे बैठे सोया देख तड़प ही तो गया था। आगे बढ़कर कहने लगा, मम्मा आप यहाँ पर क्यों सो रही हैं? कमरे में जाकर सो जाती। बेटे की आवाज पर वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। कहने लगी, आ गए बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? मेरी तो तुम्हारे लिए दुआ करते करते न जाने कब आंख लग गई। आखिर कितना तड़पाओगे अब अपनी माँ को, बस कर दो ना। वो रोते हुए अपने बेटे के सीने से लग चुकी थी और वो भी अपनी माँ को सीने से लगा गया था। कहने लगा, मम्मा हम दोनों माँ बेटा कितना खुश थे ना अपनी जिंदगी में। हमारी खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई, मगर हमारी खुशियां बर्बाद करने वाली को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसको इतनी अजियतें, इतनी तकलीफ दूंगा कि वो अपने हाथों से ही खुद को मार देगी। ये सुनकर बुशरा बेगम फौरन उसके लबों पर हाथ रख गई। कहने लगी कि बिल्कुल नहीं बेटा, खबरदार, जो तुमने ऐसा कुछ भी करने का सोचा तो वो बच्ची मासूम है। जरा खुद सोचो, अगर तुमने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया तो उसके साथ किसी न किसी ने तो किया होगा। तुम डॉक्टर थे, 1 हफ्ते तक तुम उसका इलाज करते रहे, बजाय गुस्से से एक दूसरे को बातें सुनाने के और नफरतें बढ़ाने के। तुम दोनों को एक साथ बैठकर इस मामले की तह तक जाना चाहिए ताकि हकीकत सबके सामने आ सके। आखिर क्यों वो तुम पर इल्जाम लगा रही है? बात को खुलकर एक दूसरे से करो ताकि सब समझ में आए। वो बीवी है तुम्हारी, अब तुम दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं। खुलकर एक दूसरे से सब कुछ कहो। यही बात वो जरनिश से भी कर चुकी थी। जरनिश ने तो बस अपना सर पकड़कर बैठ चुकी थी। वो अकेले में इबाद से मिलना भी नहीं चाहती थी, कहीं वो उसे गुस्से में मार ही न देता, ये किसी तरह की कोई अजियत ना पहुंचाता। मगर बुशरा बेगम के समझाने पर ठंडे दिमाग के साथ इबाद उस कमरे में दाखिल हुआ था। बेड पर बैठी हुई जरनिश थोड़ी सी सिमटी थी। वो चलता हुआ आया और कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। उसका जी तो चाह रहा था कि वो इस लड़की से बात करे, मगर फिर गहरी सांस खारिज करके कहने लगा, तुम्हें क्यों लगा कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है? जरनिश ने खुद पर जब्त रखते हुए कहने लगी, क्योंकि मुझे उस कमरे में सिर्फ आपकी और 2 नर्सों की आवाज आती थी। इसके अलावा मुझे किसी मर्द की आवाज कभी सुनाई नहीं दी थी। वो उससे मुकम्मल तफसील पूछ रहा था और वो बता रही थी कि बुध और जुमेरात की रात को उसके साथ ये हादसा हुआ था। इससे पहले उसने खुद पर किसी तरह का कोई गलत रवैया नहीं महसूस किया था। बुध की रात को सबसे पहले किसी ने उसके वजूद पर हाथ फेरना शुरू किया। वो गहरी नींद सो रही थी। उसे लगा शायद नर्स है जो उसके दिल की धड़कन चेक कर रही है, मगर उसने तो धीरे धीरे उसका गाउन ही खोल दिया था। वो रोते हुए जो कुछ हुआ था बता रही थी और इबाद चुपचाप उसकी कैफियत को सुन रहा था। उसने जिस तरह कड़ी से कड़ी मिलाई थी और उस पूरे वाक़े को इबाद से जोड़ा था, वो सब कुछ उसे बता चुकी थी। और इबाद एक गहरी सांस खारिज करके रह गया था। कहने लगा, तुम सचमुच डफर हो, पागल हो। इससे तो अच्छा था तुम्हारी याददाश्त ही चली जाती। मैं तुम्हें दवाई की डोज की बात किया करता था। मैं जो कहता था कि आज रात फिर मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज करूंगा, तो वो एक इंजेक्शन था। मैं तुम्हारी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए, तुम्हारे दिमाग को ज्यादा देर बेदार रखने के लिए तुम्हें रोज रात को इंजेक्शंस लगाता था ताकि तुम्हारा दिमाग मुकम्मल तौर पर बेदार हो जाए और तुम उस नींद की कैफियत से निकलो। जरनिश रोते हुए आंसू साफ करने लगी। उसकी टांगें अब कुछ कुछ काम करने लगी थी, मगर वो सहारे के बगैर चल नहीं सकती थी। वो कहने लगा, याद करो, कुछ तो याद करो, वो तुमसे और क्या कुछ कहता था। जरनिश कहने लगी कि हाँ, वो बड़ी गंदी गंदी बातें करता था।
मेरे वजूद पर कमेंट पास करता था। मुझे तो कहते हुए भी घिन आ रही है। गुस्सा तो इबाद को भी आने लगा था। जहन पर जोर देकर वो कुछ सोचने लगा था। इससे पहले तो बस गुस्सा और अकड़ ही थी जिसने दोनों के दिमाग पर पर्दे डाल रखे थे। इबाद ने कुछ सोचा और अगले ही पल उसके जहन में कई धमाके हुए। जरनिश से कहने लगा, दुआ करो जो कुछ मैं सोच रहा हूं वही सच निकले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो तुम्हारे गुनहगार को, बल्कि मेरे गुनहगार को मैं पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे छोड़कर आऊंगा। ये कहकर वो जुनूनी अंदाज में उठा था। जरनिश तो समझ ही ना पाई कि वो कहना क्या चाहता है। वो बगैर पूरी बात बताए उस कमरे से जा चुका था। जरनिश सुबह का इंतजार करने लगी। अगली सुबह इबाद सीधा उसी हॉस्पिटल गया था। उस हॉस्पिटल में दाखिल होने पर पाबंदी लगाई गई थी, इसीलिए उसने अपना हुलिया थोड़ा सा बदल दिया था। शेव तो वैसे ही उसकी बढ़ी हुई थी, बाल भी पहले से काफी बढ़ चुके थे। आंखों पर चश्मा और चेहरे पर मास्क लगाए वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ और चलता हुआ उस वार्ड में दाखिल हुआ जिसमें जरनिश एडमिट रही थी। जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था सामने उसे एक वार्ड बॉय दिखाई दिया जो इस वक्त पोछा लगा रहा था। उसकी तेज शातिर नजरें इबाद महसूस करने लगा। वहां पर जितने भी मरीजों के साथ आई हुई औरतें थीं या लड़कियां थीं, वो उनको बड़ी बेबाक नजरों से देख रहा था। एक मर्द ही दूसरे मर्द की शातिर नजरों का पैमाना नाप सकता है। वो इस वक्त उस पर कड़ी नजर रखे हुए था। इस वार्ड की सफाई यही शख्स कर रहा था। जब से जरनिश यहाँ पर एडमिट थी पूरा दिन इबाद उस पर नजर रखे हुए था। जैसे शाम हुई उस वार्ड में रश कम हुआ तो इबाद ने उसे देखा। जब वो बड़े ही ध्यान से एक कमरे में दाखिल हो चुका था, वहां पर भी एक मासूम 13 साल लड़की को एडमिट किया गया था जो कि छत पर खेलते हुए छत से गिर चुकी थी और दिमाग में खून जम चुका था। अभी तक इस बच्ची को होश नहीं आया था। डॉक्टर ने तो ये भी कह दिया था कि बच्ची के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। अगरचे बच भी गई तो जिंदा लाश ही रहेगी। इस कमरे में पोछा लगाने के बहाने वो दाखिल हुआ था और आसपास देखने के बाद उसने बड़े ही ध्यान से उस बच्ची के वजूद पर गुस्ताखियां करना शुरू कर दी। वो बेबाकी से अपना हाथ उसके वजूद पर फेर रहा था और धीरे धीरे उसके गाउन को नीचे करना शुरू कर दिया था। इससे पहले कि वो कुछ और करता, इबाद अंदर दाखिल हो चुका था। इस वक्त जिस कमरे में वो लड़की रखी गई थी वहां पर कैमरा नस्ब नहीं था, मगर वो अपने मोबाइल में मुकम्मल वाकया रिकॉर्ड कर चुका था। आगे बढ़कर उसने वार्ड बॉय को गिरेबान से पकड़ लिया और मारने लगा। वहां पर लोग इकट्ठे हो चुके थे। हॉस्पिटल का बाकी का अमला और सीनियर डॉक्टर भी आ चुके थे। इबाद को वहां पर देखकर सवाल करने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मगर वो वार्ड बॉय को सबके कदमों में गिरा चुका था और वीडियो दिखाने लगा कि हकीकी मुजरिम मैं नहीं, ये देखिए इसने तो मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा, कैसी खलीस हरकतें कर रहा है। इस हॉस्पिटल में अगर कुछ गलत हुआ था तो वो करने वाला मैं नहीं बल्कि ये वार्ड बॉय था। वो उसको मुक्के पर मुक्के मार रहा था, मगर वो फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा कि साहब जी मैं गरीब आदमी हूँ, यहाँ पर नौकरी करता हूँ, यहाँ पर आने वाली सब मेरी माएँ बहनें बेटियां हैं। मैं तो बस इस बच्ची के सर पर हाथ फेर रहा था कि कितनी प्यारी बच्ची है, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। मगर तभी वहां पर एक नर्स आगे बढ़ी थी। एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगी, आज सुबह जब मैं और मेरे साथ मौजूद साथी नर्स दूसरे वार्ड में एक बच्ची के बेड की चादर बदल रहे थे तो हमने उस पर सुर्ख धब्बे देखे थे। वो बच्ची तो महज 12 साल की थी। हम कुछ समझ ना पाए कि ये सब कुछ क्या है, मगर चेक करने पर यह बात वाज़ेह हुई कि उस बच्ची के साथ भी किसी ने गलत किया है। फौरन इस वार्ड बॉय ने उस बच्ची का DNA किया गया, जिसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि ये वार्ड बॉय था जिसने एक मासूम बच्ची के साथ रात के अंधेरे में गलत किया था। इसके बाद जरनिश और उस वार्ड बॉय का भी टेस्ट किया गया। जब डॉक्टर ने वो रिपोर्ट इबाद के हाथ में देते हुए इंतहाई शर्मिंदगी से कहा था, हम माफ़ी चाहते हैं इबाद साहब, आप पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। इस रिपोर्ट में तो साफ साफ यही रिजल्ट्स आए हैं कि जरनिश के साथ जो गलत काम किया गया वो करने वाला भी यही वार्ड बॉय ही था। वो सभी लोग जो डॉक्टर इबाद पर जुमले कस रहे थे वो शर्मिंदा से हो चुके थे और उस वार्ड बॉय को पकड़कर उसकी अच्छी खासी दुर्गत भी बना दी गई थी। इबाद गुस्से से घर आया और जरनिश को भी साथ लेकर गया था। जरनिश के भाई वजाहत को भी उसने बुला लिया था और कहा था कि ये है आप लोगों का असल मुजरिम। वजाहत ने तो उसका मुंह तोड़कर रख दिया था, 2 दांत भी तोड़ दिए थे। वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी और मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस वार्ड बॉय को पकड़ लिया गया था। जो भी था, बिलाशुबा डॉक्टर इबाद का किरदार साफ हो चुका था।
مگر زرنش کی عزت تو یوں ہی تار تار ہو چکی تھی۔ وہ بے حد شرمندہ تھی۔ وجاہت بھی شرمندگی سے ڈاکٹر عباد سے معافی مانگنے لگا، مگر عباد پرسکون تھا۔ زرنش روتے ہوئے اپنے بھائی سے کہنے لگی کہ بھائی پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں عباد کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ مگر وجاہت کہنے لگا یہ کیا بے وقوفی ہے، وہ تمہارا شوہر ہے، الزام تم نے لگایا تھا، تم ہی عباد سے معافی مانگو گی، اور اس کے بعد جو تمہارا اور عباد کا فیصلہ ہوا ہم وہ قبول کریں گے۔ پورے راستے وہ خاموش رہی تھی۔ عباد اسے لے کر گھر آ چکا تھا۔ گھر میں آتے ہی وہ روتے ہوئے اپنی ساس کے گلے سے لگ گئی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتی تھی یہ سب کچھ کیسے ہوا، مگر میں نے آپ کے بیٹے پر غلط الزام لگایا، جبکہ حقیقت میں گنہگار کوئی اور تھا۔ عباد پیچھے کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ بشرا بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اسے سینے سے لگا کر کہنے لگی بیٹا اچھا ہوا تمہارا مجرم کیفر کردار تک پہنچ گیا، کوئی بات نہیں، تمہارا مجرم پکڑا گیا اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ بس اتنا کافی ہے کہ وہ عباد کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی، جبکہ عباد کہنے لگا تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا میں اسے اتنی آسانی سے نہیں بھول سکتا، میری ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے۔ زرنش رو رو کر یہی دعا کر رہی تھی، اس سے تو اچھا تھا کہ وہ اس کار ایکسیڈنٹ میں مر ہی جاتی، زندہ نہ بچتی۔ عباد کے سامنے اسے جی بھر کر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس رات وہ اس قدر ایموشنلی ڈسٹرب ہوئی کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس گھر کی چھت سے کود کر اپنی جان دے دے گی۔ رات کا پہر تھا جب ڈپریشن کا شکار ہو کر وہ چھت پر گئی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ ریلنگ پر کھڑی تھی، نیچے دیکھنے پر اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ عباد کی ناراضگی اور شرمندگی کا مزید سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے ہی اس نے ریلنگ سے چھلانگ لگانا چاہی تو تبھی کسی نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر بڑی مضبوطی سے اسے نیچے اتارا تھا۔ اسے باہوں میں بھر کر غصے سے دھاڑ کر کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ میں تمہیں ایک مصیبت سے نکالتا ہوں تو تم دوسرے میں اپنا سر منہ پھنسانا شروع کر دیتی ہو، یہ کیا پاگل پن تھا؟ عباد کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ رونے لگی تھی۔ روتے ہوئے نیچے گر گئی، اس کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، میں اس شرمندگی کے ساتھ نہیں جی پا رہی، بتائیں میں ایسا کیا کروں کہ آپ مجھے معاف کر دیں؟ بے شک آپ مجھے ذلیل اور رسوا کر لیں، جو آپ کے دل میں آیا آپ کر لیں، لیکن میرے دل پر جو بوجھ ہے اسے کم کر دیں، میں مزید اس بوجھ کے سہارے نہیں جی سکتی، میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، میری وجہ سے آپ کی زندگی برباد ہو گئی۔ وہ روئی جا رہی تھی اور عباد اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کو اس قدر بے بس دیکھ کر اس کا دل بھی پگھلنے لگا تھا۔ کہنے لگا رو لو جتنا رونا ہے رو لو، جب رو رو کر تھک جاؤ گی نا تو پھر بتانا، تبھی میں تم سے بات کروں گا۔ وہ بھی کچھ فاصلے پر وہیں زمین پر بیٹھ چکا تھا جب آسمان پر بادل گرجنے کے بعد بارش شروع ہو چکی تھی۔ دونوں ہی بارش میں بھیگ رہے تھے۔ زرنش رو رو کر چپ ہو چکی تھی اور بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ عباد کو دیکھنے لگے، جو بڑی سرشار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا نہیں نہیں رو رو اور رو لو، جتنا رونا ہے رو لو، شاباش، تمہاری سنگت میں تو دیکھو بادل بھی رو رہے ہیں، لیکن مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں بھی رونا شروع کر دوں گا۔ وہ ہچکی باندھ کر کہنے لگی کہ آپ اب ایسے میرا مذاق تو نہ اڑائیں، دیکھیں آپ کو مجھے سزا دینی ہے تو دے دیں، میں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے۔ عباد کہنے لگا ہاں سزا تو میں تمہیں دوں گا اور اچھی خاصی دوں گا، اتنی دوں گا کہ تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ زرنش کہنے لگی کہ میں تیار ہوں، جو چاہے سزا دے دیں۔ عباد نے فوراً اپنی آنکھیں مصنوعی حیرت سے پھیلائیں۔ کہنے لگا پکا نا، بعد میں پھر انکار تو نہیں کرو گی کہ مجھے یہ سزا قبول نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، ویسے بھی مجھ جیسی لڑکی کو سزا ہی ملنی چاہیے جو اپنی جان بچانے کے لیے ہاسپٹل پہنچی تھی مگر وہاں پر اپنی عزت ہی گنوا بیٹھی۔ مجھ جیسی لڑکی کو تو کوئی بھی اپنانا نہیں چاہے گا، آپ جیسا شریف شخص تو بالکل بھی نہیں، اس سے تو اچھا تھا کہ میں مر ہی جاؤں۔ اس کے یہ الفاظ عباد کے دل پر خنجر کی طرح کام کر رہے تھے۔
वो फौरन सर झटक कर कहने लगा, बात को बदलने की कोशिश मत करो लड़की, वादा करो कि मेरी हर सजा को कबूल करोगी। वो हाँ में सर हिला चुकी थी कि हाँ मैं वादा करती हूँ। वो फौरन उठा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, कहने लगा कि अब उठ जाओ, पहले ही अब जाकर तुम्हारे वजूद के पुर्जे ठीक से काम करना शुरू हुए हैं। ये ना हो कि बारिश के पानी में फिर से तुम्हारे पुर्जों में जंग लगना शुरू हो जाए और किसी रोबोट की तरह वहीं पर अटक कर रह जाओ। उसकी इस बात पर जरनिश ने उसे घूर कर देखा था। फितरतन तो वो ऐसी ही थी, अपने बारे में किसी की बुरी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर शर्मिंदगी के तहत वो इबाद की इस बात का जवाब न दे सकी और उसके हाथ पर हाथ रखकर धीरे धीरे लड़खड़ा कर चलती अंदर आ चुकी थी। जैसे ही अलमारी की तरफ बढ़ी ताकि कपड़े चेंज कर सके तो वो फौरन उसे रोक चुका था। कहने लगा, कहाँ जा रही है? वो कहने लगी, कपड़े चेंज करने। माथे पर बल डालकर कहने लगा, मैंने तो तुम्हें इजाजत नहीं दी कि तुम जाकर कपड़े चेंज करो। वो उसकी तरफ हैरत से देखने लगी, कहने लगी कि आपने ही तो कहा था मुझे ठंड लग जाएगी, तो अब क्या इन कपड़ों में तो मैं नहीं सो सकती ना? बात कहने लगा, किसने कहा तुम इन कपड़ों में सोगी? वो उसके सवालात से जिच हो चुकी थी। चुपचाप सीने पर हाथ रखकर खड़ी हो गई, कहने लगी, फिर बताएं मैं क्या करूं? वो चलता हुआ उसके करीब आया, कहने लगा, मैं जो कहूंगा वो करोगी? वो अपनी गर्म सांसें उसके ठंडे गीले चेहरे के करीब लाकर बोला तो उसके वजूद में एक झुरझुरी सी आ गई थी। वो कहने लगी, मतलब क्या है आपका? इबाद मुस्कुरा कर कहने लगा, मतलब तो कुछ नहीं है, तुम्हें सजा देने का सोच रहा हूं। चलो शाबाश, मेरी सजा में पूरा साथ दो मेरा। ये कहकर वो आगे बढ़ा था। जरनिश अपनी आंखें बंद कर गई। जब जरनिश को इबाद कहने लगा, मेरी शर्ट के बटन खोलो, वो शर्माई थी, कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? कहने लगा, शौहर हूं तुम्हारा, कोई वखरा काम नहीं कह रहा, यही कह रहा हूं कि मेरी शर्ट के बटन खोलो। वो कपकपाते हाथों से उसके शर्ट के बटन खोल चुकी थी। उसके चौड़े सीने पर नजर पड़ते ही वो शर्मा गई। जब वो कहने लगा, उतारो मेरी शर्ट, वो शर्ट उतार चुकी थी और अपनी आंखें शर्म से बंद कर गई। जब ये बात कहने लगा, अब मेरी बारी है, ये कहकर वो आगे बढ़ा और उसकी फ्रॉक की जिप खोलने लगा। जरनिश कसमसाई थी, कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं? वो कहने लगा, अदले का बदला, भाई तुमने अभी मेरी शर्ट उतारी है तो अब मैं तुम्हारी भी फ्रॉक उतारूंगा। शर्म के मारे जरनिश को समझ नहीं आ रहा था। वो कहने लगी, आपने मुझे सजा देनी थी ना, तो ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये बात कहने लगा, मेरा सजा देने का तरीका थोड़ा सा अलग है। बस आज की रात मैं अपनी सारी बदनामी का बदला तुमसे लूंगा और इस अंदाज में लूंगा कि सुबह तुम चलने के काबिल नहीं रहोगी। ये कहकर उसकी फ्रॉक की जिप खोल चुका था और फिर उसके वजूद से हर एक पर्दे को मुकम्मल तौर पर आजाद कर गया था। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, वो उसके सीने में छुपी हुई थी। उसे अपनी बाहों में भरकर बेड पर ले आया और फिर कहने लगा, बचकर दिखाओ अब मुझसे। धीरे धीरे वो उस पर हावी होने लगा था, यहाँ तक कि बाहर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और इस शोर में जरनिश की आवाज और दबी दबी सिसकियां कहीं दब कर रह चुकी थी। वो धीरे धीरे उसके वजूद में सरायत करने लगा था, कहने लगा कि आज की रात के बाद तुम्हारे माजी में कुछ भी बुरा याद नहीं रहेगा। तुम्हारे वजूद पर, तुम्हारी रूह पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक। आज की रात से तुम सिर्फ ये बात को याद रखोगे जिसने तुम्हारी रूह तक को अपने लम्ब से सरशार कर दिया है। ये कहकर वो उसे अपनी शिद्दतों से सिसकने पर मजबूर करने लगा। यूं ही पूरी रात गुजर चुकी थी। अगली सुबह जब जरनिश की आंख खुली तो काफी निखरी निखरी और पुरसुकून दिखाई दे रही थी। डॉक्टर इबाद उसके पास ही बेड पर लेटा सो रहा था। जैसे ही वो उठने लगी तो वो हाथ पकड़कर उसे दोबारा अपने ऊपर गिरा चुका था। उसे देखकर कहने लगी, क्या है आपको? वैसे ही मेरी टांगों में जान नहीं थी और ऊपर से कल रात जो कुछ आपने मेरे साथ किया है,
ایسے لگ رہا ہے جیسے دوبارہ سے میری ٹانگیں سن ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ بہت برے ہیں آپ۔ عباد کہنے لگا، لو بھلا، ایک تو میں نے تمہارے لیے اتنی اچھی سزا تجویز کی، تم پر سختی نہیں کی، اور پھر بھی مجھے نخرے دکھا رہی ہو۔ وہ خود کو اس کے حصار سے نکلوا کر ہنس کر واش روم میں بھاگ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب دونوں کمرے سے باہر نکلے تو بشرا بیگم نے دونوں کو دیکھ کر ایک دل فریب مسکراہٹ دونوں کی طرف اچھالی تھی۔ دل ہی دل میں دعائیں دینے لگیں کہ شکر ہے بچوں کے بیچ اب سب کچھ ٹھیک ہو ہی گیا۔ دوسری جانب آمنہ بیگم اور وجاہت دونوں ہی پریشان تھے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ اگر عباد نے ان کی بیٹی کو طلاق دے دی تو کیا ہوگا۔ وہ گھر میں یوں ہی اداس سے بیٹھے تھے جب گھر میں زرنش داخل ہوئی تھی۔ زرنش کو دیکھ کر آمنہ بیگم کا تو کلیجہ حلق میں آ گیا، مگر ساتھ مسکراتے ہوئے عباد کو دیکھ کر جیسے ان کے حواس بحال ہوئے تھے۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ اپنی ماں سے اور بھائی سے ملی تھی۔ وجاہت بھی تھوڑا جھجک رہا تھا، نادم تھا، مگر عباد نے گویا سب کچھ بھلا کر اپنے سالے کو اپنے سینے سے لگایا تھا، اور دونوں یوں باتیں کرنے بیٹھ چکے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہیں وہ آمنہ بیگم کو بتا چکی تھی کہ بے فکر رہیں، عباد برا لڑکا نہیں ہے، وہ بہت اچھے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ آمنہ بیگم تو اپنے داماد کے لاڈ اٹھانے لگی تھی۔ یہاں پر پورا دن گزارنے کے بعد رات کا کھانا کھا کر دونوں واپس گھر کی طرف لوٹ آئے تھے، اور آنکھیں موند کر زرنش گہری سانس خارج کر چکی تھی۔ عباد اس کا ہاتھ پکڑ کر کار ڈرائیو کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں ہنی مون پر جانا چاہتا ہوں، 10 دن کی چھٹیاں تو مجھے مل ہی جائیں گی، اور مسکرا کر کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کی امی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، بھلا وہ اکیلے گھر میں کیا کریں گی۔ یوں ہی کھٹی میٹھی باتوں میں یہ سفر آگے بڑھ رہا تھا، اور زرنش اپنا سر عباد کے کاندھے پر رکھ چکی تھی۔